नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सुक्खू करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ये बड़ी जानकारी आ रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पटवारी कैडर को स्टेट कैडर बनाने पर भी चर्चा जो है की जाएगी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की आज अहम बैठक का बता दें आपको, सीएम सुक्खू करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बड़ी जानकारी आ रही है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद ये बैठक हो रही है। प्री नर्सरी टीचर्स भर्ती को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। पटवारी कैडर को स्टेट कैडर बनाने पर भी चर्चा संभव। कई मुद्दों को लेकर कैबिनेट की बैठक में आज होने जा रही है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है आज। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के बाद। विकास, तकरीबन 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। क्या कुछ मुद्दे महत्वपूर्ण रहेंगे जो कि चर्चा हो सकती है जिन पर? बहुत सारे लंबित मामले हैं जिसके ऊपर जो है मुहर लग सकती है, चर्चा होगी और चर्चा के बाद फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इसी बीच क्योंकि ये उपचुनाव जो है वो नहीं है विधानसभा के, तो संभावित रूप से ये माना जा रहा है कि इस बाबत भी इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। और आखिरकार क्या चर्चा होती है, इसके ऊपर फैसला तो कैबिनेट का कोई नहीं आएगा, लेकिन चर्चा जरूर जो है वो इस मामले पर हो सकती है कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी जो है, क्योंकि उनका देहरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो उन्हीं का मायका है, तो ऐसे में उनकी चर्चा जो है बहुत तेज हो चुकी है कि लगभग उनका टिकट तय माना जा रहा है कांग्रेस के टिकट पर। ऐसे में आज इनके ऊपर जो है निश्चित रूप से चर्चा मंत्रिमंडल के सदस्यों से मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट की चर्चा हो सकती है। देखिए, नर्सरी ट्रेनिंग जो है ये मामला लंबे अरसे से पेंडिंग चला हुआ है, क्या इसके ऊपर आज कोई चर्चा हो सकती है? इसके अलावा जो है ट्रेनिंग जो है टीचर उनको लेकर जो लगातार चर्चाएं हो रही थी, आखिरकार उनका क्या होगा? क्या 6000 एनटीटी टीचर्स का जो है वो भर्ती यहाँ पर हो सकती है, इसको लेकर प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही आया है। तो क्या आज कैबिनेट में ये जा सकता है? क्या आउटसोर्स जैसे ये इनका जो भर्ती यहाँ पर प्रक्रिया होगी, क्या उनके जरिए होगी? किस तरह से ये होगा, इसको लेकर चर्चा जो है आज से देखा जा रहा है। इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती जो रूल है उनके अंदर क्या एक बार फिर से बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि पहले ही जो 1226 पद है या 1226 जो है उनको भरने को लेकर पहले ही दोनों में 2 बार संशोधन हो चुका है। तो क्या इसके ऊपर आज कोई चर्चा होगी और चर्चा के बाद कोई अहम फैसला इसके ऊपर लिया जा सकता है, ये देखना होगा। इसके अलावा कई ऐसे विभाग है जिनके अंदर जिस तरह से राजस्व विभाग है या फिर स्वास्थ्य विभाग है, इनके अंदर जो रिक्त पड़े खाली पद है उनको भरने को मंजूरी दी जा सकती है। और चर्चा जो है जो लंबित मामले हैं या मुख्यमंत्री की जो बजट की घोषणाएं थी उसको लेकर क्या आगे कुछ किया जा सकता है, और कई ऐसे और भी प्रस्ताव जो है विभागों से अलग अलग आए हुए हैं जिस पर चर्चा होगी। हालांकि अभी तक एजेंडा जो बैठक का है वो अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि पिछले कल भी बैठकों और जारी रहा। मुख्यमंत्री जो है अपने घर से ही कामकाज संभाले हुए थे, वहीं से अहम बैठकों के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए थे। पिछले कल की अगर उससे पिछले कल की अगर मैं बात करूं तो रविवार का दिन का छुट्टी भी थी, मुख्यमंत्री जो है वो लगातार बैठकें कर रहे थे। अब आज देखना होगा कितनी जो चर्चे जो एजेंडा आइटम्स हैं उनको के लिए लाया जाता है और कौन कौन सी अहम जो चीजें हैं, अहम जो एजेंडा आइटम्स हैं उनको लिया जाता है, उसके ऊपर आज चर्चा के बाद भी अहम फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि 3 अंतराल के बाद ये बैठक वो हो रही है, तो कई मायनों में इस बैठक को अहम माना जा रहा है। जो लंबित मामले अलग अलग विभागों के जो प्रस्ताव आए हुए हैं इसके ऊपर चर्चा के बाद उन्हें निपटाना है, लिहाजा हर किसी की नजर इसी बात को लेकर है बनी हुई है कि क्या उनसे संबंधित जो है कोई मामले आज बैठक में आएंगे, क्या हरी झंडी जो है वो बैठक मंत्रिमंडल जो है वो आज कोई दे सकता है। यहाँ पर कई ऐसे लंबित मामले जो है वो लगातार चर्चा का विषय जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। पटवारी कैडर को स्टेट कैडर बढ़ाने के ऊपर भी चर्चा संभावित रूप से यहाँ पर मानी जाएगी।
बिल्कुल। विकास, इस समय जो हिमाचल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई, वो है उपचुनाव को लेकर। अभी संभावना जताई जा रही है कि हो सकती है इसको लेकर भी चर्चा, जो अभी ताजा समीकरण यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि सबकी निगाहें हैं इस उपचुनाव को लेकर और खासकर इसके रिजल्ट को लेकर। निश्चित रूप से देखिए, और राज्य सरकार पूरी तैयारी कर रही है। जिस तरह से पिछले 6 उपचुनाव हुए थे और 4 सीटों पर कांग्रेस को यहाँ पर जो है वो जीत मिली थी और 2 सीटों पर भाजपा को यहाँ पर जीत मिली थी। तो ऐसे में अब आगे इस तरह से चीजें रहने वाली है, कैंपेन किस तरह से किया जाएगा और प्रचार के दौरान क्या क्या अहम चीजें ली जाएंगी जो कि जनता को समझाना है, जनता को बताना है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इन तीनों जो निर्दलीय विधायक थे इनके ऊपर हमलावर है, लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर ये पहले भी करते हैं। जो उपचुनाव ये 6 हुए थे उसके प्रचार प्रसार के दौरान भी मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से ये कह चुके हैं कि ये बिकाऊ विधायक है और पता नहीं किस भूमिका के जरिए, क्या किसकी भूमिका ऐसी रही जिनके दबाव में आकर जो है इन्होंने अपने इस्तीफे दिए हैं। ये निर्दलीय विधायक थे, ये तो किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में तो 2 ही मुख्य दल है, भाजपा और कांग्रेस। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज इस कैबिनेट के भीतर भी पूरी संभावना ये माना जा रहा है और कि इसके ऊपर जो है वो चर्चा जरूर होगी। एक चर्चा बहुत जरूरी यहाँ पर जो है वो अहम हो जाती है कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जो है अब उनको चुनाव यहाँ पर लड़ाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस को देहरा विधानसभा क्षेत्र से कभी जीत नहीं यहाँ पर मिली है। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि उनकी धर्मपत्नी जो है, क्योंकि उनका वहां पर मायका भी है और उनका जुड़ाव देहरा विधानसभा क्षेत्र से रहा है और फीडबैक जो वहां की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से भी ये दिया गया है कि मुख्यमंत्री जिस भी कैंडिडेट को करेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी जिस भी कैंडिडेट को वहां पर टिकट देती है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक के साथ वहां पर उस कैंडिडेट के काम करेगी और उससे जिताकर जो है वो विधानसभा भेजा जाएगा। तो बहुत ही मायनों में अहम मिनट की बैठक में कई अहम मुद्दे में काफी कई महीनों में अहम जो बैठक को माना जा रहा है। चुनाव को लेकर चर्चा जो है वो संभवतः इसमें माना जा रहा है। बिल्कुल, चलिए आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा आज भरेंगे नामांकन, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव से है, बीजेपी प्रत्याशी, ये बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर दोनों मौजूद रहेंगे इस मौके पर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा इस दौरान। तो बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव से हैं बीजेपी प्रत्याशी, ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे इस मौके पर। अशोक राणा संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, आज बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, कितने बजे नामांकन भरेंगे और कौन कौन मौजूद रहेगा इस मौके पर? जी बिल्कुल, आज आशीष शर्मा जो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव चल रहा है, भाजपा के प्रत्याशी हैं आशीष शर्मा। आज वे अपना नामांकन पत्र करीब 11 बजे के आसपास भरेंगे। इसके बाद जो है विशाल जनसभा जो है गांधी चौक पर आयोजित की जाएगी और इसमें सांसद हैं अनुराग सिंह ठाकुर, वो भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो भी मौजूद रहेंगे और जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं राजीव बिंदल, वो भी इस जो रैली है और जनसभा है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर अशोक देखा जाए तो यहाँ पर एक तरीके से जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर होता दिख रहा है और जाहिर तौर पर ये जो उपचुनाव होने जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो हमीरपुर का जो उपचुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाजपा भी पूरा जोर लगाएगी और कांग्रेस भी यहाँ पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि यहाँ इसी जिला से जो है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी है और उन्होंने पिछले कल ही अपना जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे हमीरपुर से घोषित कर दिया है। तो माना जा रहा है कि काफी टक्कर जो है इस उपचुनाव में देखने को हमीरपुर में मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर के दौरे पर वो रहे, जहां वे जिले के अंदर लंबित आपको बता दें कि
एफआरए के तहत मिलने वाले भूमि के मामलों पर लोगों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही अधिकारियों को इस विषय को गंभीरता से लेने के निर्देश दे रहे हैं ताकि जिले के अंदर हजारों की संख्या में एफआरए के तहत लंबित मामलों को सुलझाया जा सके। वहीं जगत सिंह नेगी ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को जनसभा के माध्यम से एफआरए की बारीकियों से भी अवगत करवाया। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर में उपचुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा ने दरअसल प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने जमकर प्रदेश की सुखू सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सुखू सरकार प्रदेश में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए और लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमीरपुर उपचुनाव बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा और वहीं उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। सरकार ने मुझे पार्टी ने प्रभारी यहाँ पर लगाया है, उस रास्ते में कहना चाहूंगा इस सरकार के इस निकम्मेपन, इस सरकार की इन विफलताओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और इस विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से जो इस विधानसभा क्षेत्र के साथ 15 महीने में अन्याय किया, भेदभाव, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लंबड़ू में डिग्री कॉलेज खोला था उसको बंद करने का काम इन्होंने किया। जो पीएचसी वहां पर खोली थी उसको डिनोटिफाई करने का काम इन्होंने किया। जो वेटरनरी हॉस्पिटल लंबड़ू में खोला था उसको भी बंद करने का काम किया। यही नहीं, टिडवी टिक्कर में जल शक्ति विभाग की सब डिवीजन खोली गई थी और वहीं पर जो इंडोर स्टेडियम बनना था उसके लिए भी कोई पैसा मुहैया ना करवा के इस सरकार ने अपनी नाकामयाबियां जाहिर की। इसलिए इन सभी विषयों को लेकर हम जो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे और हमें पूरा विश्वास कि सरकार के इस निकम्मेपन को देखकर जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशीष शर्मा जी को विजयी बनाएगी। उधर आपको बता दें कि ऊना में 3 दिवसीय पीपलू मेले का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि कुटलेहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने इस मेले का शुभारंभ भी किया। वहीं विवेक शर्मा ने प्रदेशवासियों को जिला स्तरीय ऐतिहासिक पीपलू मेले की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये मेला कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिलों के धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक मिलन का भी प्रतीक है। आज पीपलू का जो मेला नरसिंह देव जी का मेला जो है आज उसकी शुरुआत है और मैं समस्त अपने क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को आज इस पर्व की जो है सबको बधाई देता हूँ। निर्जला काज के ऊपर ये आज मेला जो है वो काफ़ी समय से होता है। इसके ऊपर मैं समस्त अपनी जनता को जो है। उधर आपको बता दें कि धर्मशाला में बीती शाम को मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया जिससे कि लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। बता दें आपको कि दोपहर के बाद से आसमान में काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया, लेकिन तेज हवाओं के चलते कुछ समय के लिए बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक जिला कांगड़ा में इसी तरह से मौसम खराब बना रहेगा और अभी तक प्री मानसून का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन 24 जुलाई के बाद लगातार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया। उधर आपको बता दें कि नालागढ़ में हिम्मा परिवेश संस्था की बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में बीते दिनों आईटी मंडी ने जो नालागढ़ में पानी के सैंपल लिए थे उस सैंपल के हैरान करने वाली रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई। इस रिपोर्ट में पाया गया था कि बीबीएन का पानी पीने योग्य नहीं रह गया। हिम परिवेश पर्यावरण संस्था नालागढ़ की बैठक आयोजित की गई थी जो कि प्रधान लक्ष्मी सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक रिपोर्ट जिसमें इस बारे बहुत ही आज चर्चा चली हुई, अखबारों में आया, आपके न्यूज़ चैनल में भी दिया गया कि नालागढ़ का जो भूजल है विभिन्न क्षेत्र का, बद्दी रोटी वाले का, उसके बारे में जो आईआईटी मंडी है उसके प्रोफेसर साहब थे,
हमारे एसोसिएट प्रोफेसर दीपक स्वामी जी डॉक्टर, और साथ में उनके शोध छात्र उत्सव राजपूत और जम्मू के सहायक प्रोफेसर नितिन जोशी, उन्होंने यहाँ पर सैंपल इकट्ठे किए और एक शोध किया और पेपर प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर पानी है, भूजल है इस औद्योगिक क्षेत्र में, उसमें यूरेनियम, कोरियम, लिंक, जेड यानी कि कई तरह से ऐसे धातु पाए गए जिसके कारण गंभीर बीमारी। अगर हिमाचल सरकार और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन संबंधित इकाइयों के बारे में कोई एक्शन नहीं लेती और साथ में इसके बारे में ये जांच नहीं, पूरा विस्तृत जांच चाहिए कि जो औद्योगिक क्षेत्र है कौन कौन से ऐसे हैं जो केमिकल युक्त पानी छोड़ रहे हैं, किन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र में इलीगल निचली तरफ बोर करके वो जो है वो पानी जो है बिना ट्रीटमेंट के यहाँ जो है वो। उधर चुराव विधानसभा क्षेत्र के दरअसल पास नकरोड़ से हिमगिरी जाने वाले मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं का पैराफिट क्रैश बैरियर न होने से परेशानियां बढ़ने लगी हैं। नरकोड़ से आगे बैरासतलू का बांध पड़ता है, लेकिन बांध के आसपास कोई सुरक्षा दीवार नहीं है। मामला अभी आपने उजागर किया है, तो एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी और जो हमारी डैम अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ एक साझा मीटिंग करके इसका निवारण निकाला जाएगा, ताकि एक चाहे क्रैश बैरियर लग जाए चाहे पैरापेट लग जाए, बट किसी प्रकार की जो सुरक्षा है वो जो भी आपके डेंजरस पैचेस हैं उनके ऊपर प्रोवाइड की जा सके। कोशिश करेंगे क्योंकि ये थोड़ी बजट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं, है ना, तो जो भी इनका प्लान होगा, लैंड अवेलेबिलिटी के इश्यूज भी आते हैं कि फॉरेस्ट लैंड है, प्राइवेट लैंड है, तो जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा वहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में जून महीने की तेज गर्मी का असर ऐसा है कि कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं इस चिलचिलाती गर्मी के बीच अब प्रदेश के जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अब तक आग लगने के 1934 मामले सामने आ चुके हैं। फायर सीजन का हिसाब ऐसा है कि हम जो है जो फायर्स का डाटा जो है वो फायर इंसिडेंट रिपोर्टिंग इंजन जो है हमारा, उस पर ऑनलाइन जो है वो डाटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, मैनेज हो रहा है। और अभी तक मतलब आज तक के हिसाब से 1900 से ज़्यादा मामले जो हैं वो अभी तक हिमाचल में हो रखे हैं। जी कितना लॉस इसमें लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा का लॉस जो है अभी तक एस्टिमेटेड है, लेकिन ये प्राइमा फेसी है। मतलब इसकी एक सेकंड असेसमेंट दोबारा होगी आफ्टर मॉनसून्स कि सच में कितना लॉस हुआ है। कई बार ऐसा है कि थोड़ा झुलसा होता है, अभी आपको ड्राई दिखेगा लेकिन रिकवर हो जाता है, तो एक्चुअल असेसमेंट जो है वो आफ्टर मॉनसून से ही हो पाती है। अभी के हिसाब से लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा तक का। और चलिए बात निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है। क्या कुछ महत्व है आज के दिन का, ये रिपोर्ट देखिए। 24 एकादशियों का फल देती है निर्जला एकादशी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की करें आराधना। निर्जला एकादशी मिलेगा पुण्य फल। भीमसेनी एकादशी नाम से भी जानी जाती है निर्जला एकादशी। साल में 24 एकादशी आती है। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का फल देती है और जो लोग साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास नहीं रख पा रहे हैं वे निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीम ने कठिन होने के बावजूद जैसे तैसे इस निर्जल व्रत को किया था, तभी इसे भीमसेनी एकादशी तक भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी साधक पर बनी रहती है। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सभी एकादशी तिथियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ होती है। इस दिन व्रत करने से सभी 24 एकादशी का व्रत रखने के समान फल मिलता है। इस दिन पानी पीना भी वर्जित होता है, इसलिए इस व्रत को काफी कठिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा,
इसे लेकर भक्तों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 17 या 18 जून में किस दिन रखा जाएगा। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून दिन सोमवार को सुबह 4:43 से शुरू होगी। समापन 18 जून दिन मंगलवार को सुबह 7:28 तक। उदय तिथि 18 जून 2024। पारण का समय 19 जून दिन बुधवार सुबह 5:24 से 7:28 के बीच। निर्जला एकादशी के दिन व्रत के अलावा कुछ चीजों का दान करने से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए आज जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना शुभ रहता है। निर्जला एकादशी व्रत पर दान का विशेष महत्व। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत, आम, तरबूज, शक्कर आदि का दान करें। इस दिन प्याऊ लगवाने या फिर किसी मंदिर के पास जल वितरण करने से पितृदोष और चंद्र दोष से राहत मिलती है। किसी गरीब को जल, अन्य वस्त्र, जूते या छाता दान दें। इस दिन गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ। निर्जला एकादशी के दिन अनाज का भी दान शुभ। वहीं इस साल निर्जला एकादशी के दिन बेहद अद्भुत संयोग बनने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शिववास के साथ हस्ता नक्षत्र रहने वाला है, जो बेहद शुभ योग है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि निर्जला एकादशी व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है। इस दिन भगवान हरि की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष, दीर्घायु का वरदान मिलता है। त्रिपुष्कर योग 18 जून दोपहर 3:56 से 19 जून सुबह 5:24 तक। शिव योग सुबह से लेकर रात 9:39 तक। स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:56 तक। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करें। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जमीन पर सोएं। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करें। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कठोर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत सही तरीके से करता है, उसे सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इस खास दिन पर पूजा पाठ और दान के अलावा कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ कार्यों से बचना चाहिए। ऐसे में निर्जला एकादशी का जो भी भक्त व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत के साथ साथ दान भी अवश्य करना चाहिए। वहीं निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद भक्त पीपल के पेड़ की पूजा करें और पीपल के पेड़ को जल अवश्य चढ़ाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इस दिन तुलसी के पौधे के पास गाय के घी से 11 दीपक जलाएं। तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु को पंचीरी का भोग लगाएं। पंचीरी में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। सभी परेशानियां दूर होंगी। निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, वस्त्र, पीले फल, आम, तरबूज, शक्कर दान करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें। निर्जला एकादशी के दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा पाठ में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाता है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी व्रतों में महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य मिल जाता है। निर्जला एकादशी से आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।
तो आज निर्जला एकादशी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, और कहा जाता है कि सभी एकादशियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी होती है, यानी अगर आज आप व्रत रखते हैं तो सारी एकादशियों का जो फल है वो आपको इस दिन प्राप्त हो जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।